नमस्कार। स्वागत है आपका देश के अपने साइंस चैनल इंडिया साइंस पर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार गुप्ता और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं वो अहम जानकारी जो इस वक्त आपके और खासकर आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त देश के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। खासकर दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ये जो स्थिति है ये हमारे लिए कितनी खतरनाक है और हमें इस स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार और शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरविंद जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो सीवियर कैटेगरी का प्रदूषण जो इस वक्त है, ये जो स्थिति है ये हमारे लिए कितनी खतरनाक है? आपने वर्ड यूज किया खतरनाक, तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अगर खतरनाक से भी खतरनाक कोई वर्ड होता तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि एक होता है कुछ प्रदूषण जो हमारे लंग के लिए हानिकारक है, फिर ऐसा जो बहुत हानिकारक है, और फिर ऐसा जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा की सीमा से भी आप ऊपर निकल जाते हैं, जहां आप बचेंगे नहीं बचेंगे इस तरह की फीलिंग आपके मन में आने लगती है, तो आज वो स्थिति है। सुबह जब मैं अपने घर से निकला था हॉस्पिटल आने के लिए और गाड़ी में बैठा, तो 5 मिनट के बाद मुझे एक्चुअली चोकिंग सेंसेशन हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्पिटल की तरफ जाऊं या मैं एम्स की कैजुअलिटी की तरफ जाऊं जो मेरे घर के पास है, और जाके पहले नेबुलाइजर लूं। तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मैं अस्थमैटिक नहीं हूं, मुझे कोई चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा ऐसा हाल हो रहा था तो जिन लोगों को अस्थमा और ऐसी प्रॉब्लम्स है उनका क्या हाल हो रहा होगा। देखिए, जो लेवल्स हैं PM 2.5 के, वो 300, 350, 400, 500, ये तो मतलब कुछ एरियाज में है, और जो हाईली पोल्यूटेड जैसे रोड वगैरह है वहां तो पता नहीं। ये एक्चुअली एक तरह से अगर मैं कहूं तो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो लेवल हो गया है। और इसका नुकसान एक नवजात शिशु जो आज इस शहर में जन्म लेगा, उससे लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक, हर व्यक्ति को इसका सीरियस नुकसान हो रहा है। इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। तो आपके सवाल का एक लाइन में आंसर है कि स्थिति खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक है। यह एक्चुअली एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी या नेशनल मेडिकल डिजास्टर के लेवल पर स्थिति पहुंच रही है। जी सर, आपने बच्चे का जिक्र किया, मैं एक्चुअली उसी पर आना चाह रहा था। जो छोटे बच्चे हैं और नवजात शिशु के अलावा जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनके लिए कितना खतरनाक है सर? देखिए, इसका खतरनाक असर वो हर व्यक्ति जो सांस लेता है और उसके सांस में ये जहरीले पदार्थ अंदर जा रहे हैं, हर एक को नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, एक्सटेंट ऑफ नुकसान वेरी करता है। जो नुकसान, मैं एक बड़ी अहम जानकारी दूंगा कि ये नुकसान एक्चुअली हमारे पैदा होने का इंतजार नहीं करता। जब एक गर्भवती महिला इस तरह के पोल्यूटेड शहर में सांस लेती है, तो वो जो पोल्यूटेंट्स उसके ब्लड में जाते हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू जो शिशु उसके पेट में पल रहा है उसको जाके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और अगर वो पहले 3 महीने में हो तो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और अगले 6 महीने में हो तो ग्रोथ रिटार्डेशन, डेथ इन द यूट्रस, प्रीमैच्योर डेथ से लेकर के डिलीवरी के बाद की प्रॉब्लम्स तक एक पूरा रेंज है प्रॉब्लम्स का। यानी कि नुकसान हमारे जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है। जब बच्चा बाहर आता है और अपनी पहली सांस लेता है, तो पहली सांस में अगर वो 350, 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM 2.5 और खूब सारी टॉक्सिक गैसेस वो अंदर लेगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कुछ घंटे ओल्ड बच्चे की टेंडर विंड पाइप और लंग्स में आप ये टनों जो केमिकल्स डाल देंगे। और माइंड यू, बच्चे जो हैं उनके सांस की रेट हम बड़ों से कई गुना ज्यादा होती है,
यानी कि उनका पर बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोजर हमसे भी ज्यादा है, तो कितना नुकसान उनको होता होगा। और ये पूरे बचपन तक चलता रहता है। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बच्चे हैं, आप उनको कितना भी समझा लीजिए, आप उनको दौड़ने भागने से नहीं रोक सकते। जब वो दौड़ते हैं तो उनकी सांस की रेट और ज्यादा तेज हो जाती है, और अगर आप 40-45 प्रति मिनट के हिसाब से सांस ले रहे हैं तो सोचिए हर सांस में वो जहर आपके अंदर जा रहा है। तो यह नुकसान जो माता के गर्भाशय से शुरू होता है, पूरे चाइल्डहुड एडल्टहुड से होता हुआ वृद्धावस्था तक, आखिरी सांस तक हमको नुकसान पहुंचाता रहता है। ये मतलब किस तरह का नुकसान होता है, खासकर जो आगे चल करके लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं, किस तरह की दिक्कतें उस समय आ सकती हैं इससे? देखिए, इसको आप दो में बांट सकते हैं। एक तो जो इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी आंखें जलने लगती हैं, नाक में जलन होती है, मुंह में कड़वापन सा हो जाता है, गले में खराश होने लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। ये सब तो बिल्कुल इमीडिएट विजिबल बाहर के इफेक्ट्स हैं। बट मेजर चीज आती है कि जब हम सांस लेते हैं, वो टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो लंग में जाके जमा होते हैं और लंग को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे नवजात शिशु में सांस फूलना, सांस तेज चलना, न्यूमोनिया होना से लेकर के बड़े बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम तक, ये पूरी की पूरी रेंज होती है, जो आज हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हर अस्पताल भारी मात्रा में देख रहा है। और करीब करीब हर घर में आज नेबुलाइजर मौजूद है और बच्चों को नेबुलाइजर लग रहा है। ये लेकिन ये डैमेज लंग तक सीमित नहीं रहता, ये टॉक्सिन्स वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं और ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग में जाते हैं। जब बच्चों के ब्रेन में ये पहुंचते हैं तो ब्रेन में, और जो ब्रेन के चारों तरफ मेनिंजेस हैं उसमें स्वेलिंग करते हैं, जिसको हम न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में आजकल हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपर इरिटेबिलिटी, जिसको हम चंचलता कहते हैं कि बच्चे आज के बड़े चंचल हैं, वो एक्चुअली न्यूरो इन्फ्लेमेशन से सफर कर रहे हैं। बाद में कई देशों से रिसर्च ने शो किया है कि यह इन बच्चों का आईक्यू डेवलपमेंट भी अफेक्ट करता है। ये तो हुआ बच्चों में ब्रेन का। फिर ये ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करता है। आजकल स्कूल्स में कई बच्चों में लेट टीन्स में और अर्ली 20s में हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो रहा है, बच्चों में डायबिटीज बढ़ रही है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। और लेटेस्ट रिसर्च शो करती है कि ओबेसिटी, डायबिटीज, प्रीमैच्योर हाइपरटेंशन, ब्रेन का न्यूरो इन्फ्लेमेशन, चेस्ट की प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के एक्सपोजर से लिंक्ड हैं। जब हम बड़े होते हैं तो ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, लिवर और दूसरे अंग में तरह तरह की बीमारियां, ये पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, शायद ही कोई अंग होगा शरीर का जो इस कुप्रभाव से बच पाता है। इसमें बीमारी होती है, इसमें डिसेबिलिटी होती है, इसमें प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं। और सबसे नुकसान की बात यह है कि जब इस सब से हम लोग सफर करते हैं तो करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का नुकसान होता है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट में, विजिट्स टू हॉस्पिटल्स में, और एब्सेंटीज्म फ्रॉम वर्क। जब कोई व्यक्ति बीमार होगा तो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। तो कुल मिला के इससे बहुत भारी इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। जी, और डॉक्टर साहब, बच्चों के अलावा जो बुजुर्ग हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें सांस से जुड़ी हुई बीमारी पहले से ही है, उनके लिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450-500 से ऊपर जब चला जाता है तो उनकी स्थिति किस तरह की हो जाती है? देखिए, उनके लिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स तो एक तरह से, मतलब क्या शब्द यूज करूं मैं, आप बहुत ही खतरनाक जिसे कहते हैं, एक उनके लिए एक जानलेवा सी स्थिति हो चुकी है। हमारी आईसीयूज इस समय पूरी तरह फुल हैं। इवन जो रूटीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन पेशेंट्स को आईसीयू में रखने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि न्यूमोनियाज का और चेस्ट प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस सडनली बढ़ गया है। हम जानते हैं कि ये पॉल्यूशन जो है, ये 5 साल से कम के बच्चों में न्यूमोनिया से होने वाली डेथ्स का कॉमनेस्ट कारण है। बच्चों में बहुत सारे कैंसर इससे होते हैं, और जो सीओपीडी, जो लंग की बीमारी होती है, वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। और सबसे भयानक है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो मैं एज ए लंग कैंसर सर्जन देख रहा हूं, कि पिछले 10 सालों में लंग कैंसर के इंसिडेंस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक बात। दूसरी बात,
करीब 50% पेशेंट हमारे आज नॉन स्मोकर्स हैं। तीसरी बात, 40% से ज्यादा पेशेंट नॉन स्मोकर महिलाएं हैं। और पांचवी बात कि बहुत सारे पेशेंट जो 30s और 40s में हैं, उनमें हम लंग कैंसर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? हम हमेशा कहते थे कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो व्हाई आर नॉन स्मोकर्स गेटिंग लंग कैंसर? यह सीधे सीधे उनके भयानक पोल्यूशन लेवल्स को एक्सपोज होने की वजह से हो रहा है। क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स सिगरेट स्मोक में होते हैं, वही पोल्यूटेड एयर में भी होते हैं। तो कोई डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन नहीं है कि पोल्यूशन से लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, तो अब सवाल ये उठता है कि अब ऐसी स्थिति में किया क्या जाए। एक तो ये है कि जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, उसको तो कम करना ही है, वो हम सबको मिल करके करना है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति बन गई है, उससे खुद को और अपनी फैमिली को, खासकर अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखिए, ये सवाल हर वर्ष इस मौके पर मुझसे पूछा जाता है कि सर वो हमें रूटीन तो करना है, लेकिन इस समय के लिए कोई मैजिक पिल दे दीजिए। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली इसकी मैजिक पिल नहीं है। हम सबको दिन में 25,000 बार सांस लेनी होती है। एक एवरेज एडल्ट 24 घंटे में 25,000 बार सांस लेता है। अगर उस सांस में 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का 2.5 अंदर जा रहा है, तो दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, पद्धति, दवाई, प्रक्रिया नहीं है जो आपको होने वाले नुकसान को रोक सकती है। तो इस सवाल, हाँ ठीक है, आप लोग कहेंगे कि आप मास्क लगा लीजिए, आप घर में एयर प्योरीफायर रख लीजिए, आप घर से बाहर मत निकलिए, ये सब आपको थोड़ा सा मतलब 100 की जगह उसको 80 कर देंगे, 90 कर देंगे, बट इनमें से कोई सोल्यूशन नहीं है। पूरा देश 24 घंटे मास्क लगा के नहीं रह सकता, पूरा देश 24 घंटे एयर प्योरीफायर के कमरों में बंद नहीं रह सकता। स्मोक टॉवर्स वो एक सीरियस वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है, उसका कोई रोल नहीं है। मैं क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि जब तक हम सब इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझकर लॉन्ग टर्म मेजर लेकर एयर को पोल्यूट होने से रोकने के उपाय नहीं करेंगे, तब तक साल दर साल यही होता रहेगा। लोगों को डिजीज, डिसेबिलिटी, प्रीमैच्योर डेथ्स होती रहेंगी और हम सब ये भारी प्राइस इसकी पे करते रहेंगे। कोई इसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि मास्क लगा लीजिए, ये सब, मैंने ये सब कुछ करके देखा है, कोई उससे प्रैक्टिकल बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। एयर को पोल्यूट होने से रोकना, इसको एक नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल इमरजेंसी के रूप में जब तक टेकअप नहीं किया जाएगा, तब तक ये हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपकी बात है, मेरे ख्याल से लोगों को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम पोल्यूशन में निकलते हैं, जैसे आपने बताया आंखों में जलन, गले में जलन, इस तरह का अनुभव होता है, क्या उससे निजात पाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं? आंखों में जलन हो रही है या उस इमीडिएटली आपको अगर आंखों में लाली, जैसे जलन होती है फिर खुजली मचती है, हम उसको रब कर ले तो आंख लाल हो जाती है, तो आप आइस वाटर लीजिए, बर्फ का पानी लीजिए और उससे आई को स्प्लैश करिए, हाथ में ऐसे लेकर के थोड़ी देर आंख को खोलिए, बंद करिए, या एक रुमाल में आइस को क्रश करके रुमाल में रख के उसको थोड़ी देर के लिए आइस वाटर से, तो आइस वाटर से आप वाटर को क्लीन करेंगे तो उससे जो रेडनेस, जो कि कैपिलरी डायलिटेशन की वजह से होती है, वो रेडनेस कम हो जाएगी, इचिंग कम हो जाएगा। नोज में भी थोड़ा सा आप पानी का स्प्लैश करके उसको साफ कर सकते हैं। गले में जो खराश है उसके लिए आप गर्म पानी लीजिए, जितना गर्म सह सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के उसको मुंह में लेके आ करके गार्गल्स कर दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। अगर आपको कंजेशन है, चोकिंग है, तो किसी डॉक्टर से संपर्क करके इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स ले लें, उससे आपको चेस्ट में आराम हो जाएगा। अगर आप नॉन एस्थमेटिक हैं तो अपनी मेडिसिन को नियमित रूप से लीजिए या डॉक्टर से सलाह करिए कि सर इस समय तो पोल्यूशन ज्यादा है, क्या मुझे उसकी डोज बढ़ा देनी चाहिए, तो उसको डॉक्टर की सलाह से डोज को बढ़ा दें। इन सब चीजों से आप जो हैं अपने को
टेम्परेरली बचा सकते हैं। कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, अगर वो इस समय बहुत टेंस हैं, तो हो सकता है उस टेंस होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसको भी अपने डॉक्टर से चेक कर लें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप, हाँ, जिस समय सुबह का टाइम है, बहुत से लोगों को सुबह पार्क में जाके व्यायाम करने की या मॉर्निंग में जॉगिंग करने की आदत है, तो ऐसा कृपया इस समय ना करें। आप जॉगिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि उस समय आप तेजी से सांस लेते हैं और ज्यादा केमिकल्स आपके गले में जाएंगे। एक और बड़ी सीरियस बात है, बहुत से लोग मास्क लगा के दौड़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि मास्क लगा के एक्सरसाइज करने से सीरियस प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो मॉर्निंग के टाइम में 10-11 बजे तक पोल्यूशन ज्यादा रहता है, क्योंकि रात भर में वो स्मोक सेटल होता है। तो नो फिजिकल एक्टिविटी। घर में कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे एरोकेरिया है, मदर इन लॉस टंग है, ये मनी प्लांट है, जिसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो ये प्लांट्स अपने घर में रखें। इससे टॉक्सिक केमिकल्स थोड़े से अब्जॉर्ब होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो नॉन चेस्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, अस्थमा या दूसरी बीमारियों के, वो अपने बेडरूम में इस समय एयर प्यूरिफायर लगा दें, तो उससे जितना भी लेवल कम हो पाएगा वो उनको डैमेज होने से, कॉम्प्लिकेशंस होने से रोकेगा। मैं कभी भी एयर प्यूरिफायर को एयर पोल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं सजेस्ट करता हूं, लेकिन जो नॉन पेशेंट्स हैं, उनकी कंडीशन ना बिगड़े, उनके लिए यह एक यूजफुल उपाय है। तो ये सब चीजें करके टेम्परेरीली हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। खाना स्वस्थ खाएं, पानी रेगुलरली पीते रहें। डिहाइड्रेशन होने से आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, तो अपने को डिहाइड्रेट ना होने दें। और आउटडोर एक्टिविटीज तो बिल्कुल बंद कर दें इस समय। जी, मतलब इसके अलावा लोगों को छाती में बलगम की समस्या काफी होती है पोल्यूशन की वजह से, या फिर जो खांसी की समस्या होती है, तो क्या उसके लिए भी कोई ऐसा उपाय है जो कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना? देखिए, बलगम दो तरह का होता है। जो हमारे सीओपीडी एक बीमारी होती है जो स्मोकर्स में या जो पोल्यूशन से इंपैक्टेड लंग्स में होती है, तो उसमें अक्सर लोगों को खांसी और सफेद रंग का बलगम आता रहता है। तो वो अगर बलगम, तो उनका एक नॉर्मल होता है, उसमें आप भाप ले सकते हैं 2-3 बार, या अगर थोड़ा आपको चेस्ट में कंजेशन है तो आप ब्रोंकोडायलेटर या नेबुलाइजर वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको बुखार आ गया है, बलगम का रंग व्हाइट से येलो या ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने चेस्ट फिजिशियन से संपर्क करें। आपको शायद एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं वार्न करना चाहूंगा कि प्लीज आप स्वयं से दुकान पे जाकर के एंटीबायोटिक्स का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, जैसा बहुत से लोग करते हैं। उससे आपको नुकसान होगा और आप रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप करेंगे। कोई भी एंटीबायोटिक किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें उसको। लेकिन येलो स्पुटम है, ग्रीन स्पुटम है, खून आ रहा है अगर खांसी में, या बुखार वगैरह हो गया है, बहुत तेज सांस फूल रही है, छाती में दर्द है, तो अपना घर में ट्रीटमेंट ना करें, किसी चेस्ट फिजिशियन से मिलें और इन्वेस्टिगेट करा के उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज के हमारे इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े तमाम रोचक कार्यक्रमों और जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।